हेलो स्टूडेंट्स, हम कल अध्ययन कर रहे थे अशुद्ध धातु के शुद्धिकरण की विधियां या धातु के शोधन की विधियां। उन धातु के शोधन की जो विधियां हैं उनमें हमने 4 विधियों का अध्ययन कर लिया था, जिनमें पहली विधि थी आसवन विधि, दूसरी विधि द्रवीकरण या द्राव गलन परिष्करण, तीसरी विधि जौन परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण और चौथी विधि थी हमारी वाष्प प्रावस्था परिष्करण। और वाष्प प्रावस्था जो परिष्करण है इसके अंतर्गत 2 विधियों को सम्मिलित किया गया था, जिनमें पहली विधि माउंट विधि और दूसरी विधि थी वॉन आर्केल विधि। शुद्धिकरण की जो लास्ट विधि है यह है वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी। अब यह वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि है, ये क्या विधि है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है और इसमें यानी धातु का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया यानी किस प्रकार से किया जाता है। तो जो यह वर्णलेखिकी जो विधि है यह अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि है यह विधि उन तत्वों के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी यह विधि अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि के द्वारा यानी यह विधि या इस विधि के द्वारा उन तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है या पहचान की जाती है जो प्रकृति में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफी है या वर्णलेखिकी विधि है, इस विधि में जो मिश्रण है ये 2 अवस्थाओं के मध्य वितरित होता है, अर्थात जिस मिश्रण में उपस्थित जो घटक है उनका अपन को शुद्धिकरण या उनका निक्षालन करना होता है। तो इस विधि में जो मिश्रण है ये 2 अवस्थाओं के मध्य क्या होता है, वितरित होता है, जिनमें पहली अवस्था होती है स्थिर प्रावस्था और दूसरी होती है गतिशील अवस्था। इस विधि में स्थिर अवस्था के रूप में ठोस अधिशोषण स्तंभ, जबकि गतिशील अवस्था के रूप में द्रव या गैस का प्रयोग किया जाता है। अब यह अधिशोषण वर्णलेखिकी है, तो अधिशोषण वर्णलेखिकी के अंतर्गत स्तंभ वर्णलेखिकी को रखा जाता है। अब यह स्तंभ वर्णलेखिकी है क्या, तो यहाँ पे देखो कि अधिशोषण वर्णलेखिकी के अंतर्गत स्तंभ वर्णलेखिकी को रखा जाता है। तो ये जो स्तंभ वर्णलेखिकी है ये स्तंभ वर्णलेखिकी क्या है, तो यहाँ पे देखो ये स्तंभाकार क्या होता है, बेलनाकार कांच का स्तंभ होता है, अर्थात स्तंभ वर्णलेखिकी में बेलनाकार कांच का स्तंभ होता है। अब जब इसमें कांच का क्या होता है, स्तंभ होता है, तो किया क्या जाता है कि इस बेलनाकार कांच के स्तंभ के निचले सिरे पर रोदनी या टोटी युक्त या टोटी लगा दी जाती है। अब जब टोटी लगाएंगे तो होता क्या है, तो इस विधि में क्या होता है कि स्तंभ वर्णलेखिकी में अधिशोषक पदार्थ तथा उचित द्रव का पेस्ट बनाकर क्या किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है या इसमें भर दिया जाता है। भरने के बाद में क्या होता है, जो अधिशोषक जो पदार्थ है या अधिशोषक जो पदार्थ है ये द्रव में क्या होता है, अविला तथा मिश्रण में उपस्थित घटकों के साथ अक्रियाशील होता है। अब जब अक्रियाशील होता है तो क्या होगा इसमें कि जब इसमें जो अधिशोषक जो पदार्थ है इसको भर दिया जाता है, तो भरने के बाद में होता क्या है कि जो ही ये अधिशोषक पदार्थों का जो मिश्रण है ये नीचे की ओर जाएगा, तो मिश्रण में जो उपस्थित जो घटक है ये इस स्तंभ में अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर या अनुसार ये इस स्तंभ में अधिशोषित होते रहते हैं। तो स्तंभ में ये तो हो गया ऊपरी और ये हो गया निचला भाग, तो यानी मिश्रण में जिस घटक की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होती है वो घटक
स्तंभ में ऊपरी सिरे पर, जबकि जिस घटक की अधिशोषण क्षमता कम होती है वो स्तंभ के निचले सिरे पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषण के फलस्वरूप जो घटक है ये रंगीन पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं, और जब ये रंगीन पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं तो किया क्या जाता है कि इन पट्टियों को रोदनी को खोलकर बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर निकालने के बाद में इन पट्टियों को काटकर और उचित विलायक के द्वारा इनको क्रिस्टलीकृत करके शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो ये तो हो गई अपने जो अशुद्ध जो धातु है उनके शुद्धिकरण की विधियां, जिनमें लास्ट विधि थी वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे देखो हमने पहले पढ़ा है कि धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, और अशुद्ध धातु में अपचयन, जो धातु ऑक्साइड है उसका अशुद्ध धातु में जो अपचयन है, ये अपचयन में हमने दो विधियां पढ़ी थी। एक तो है कार्बन के द्वारा, जब धातु ऑक्साइड है उसको अशुद्ध धातु में अपचयित करते हैं, तो एक तो करते हैं कोक या कार्बन के द्वारा अपचयन, और कोक या कार्बन के द्वारा अशुद्ध धातु में अपचयित किया जाता है धातु ऑक्साइड को, तो वो तो कहलाता है प्रगलन। और यदि एल्यूमिनियम के द्वारा उसको अपचयित किया जाता है तो वो कहलाता है एल्यूमिनोथर्माइट विधि। तो यहां पे देखो कि जो प्रगलन है, तो प्रगलन में हमने पढ़ा था कि प्रगलन की जो प्रक्रिया है ये एक भट्टी में संपन्न होती है, जिसको धमन भट्टी या वात्या भट्टी कहा जाता है। और ये धमन भट्टी या वात्या भट्टी है, ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इसका जो नामांकित चित्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पूछ लिया कि वात्या भट्टी, और कई बार पूछ लिया प्रावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखो जो प्रगलन की क्रिया है ये वात्या भट्टी में संपन्न होती है। अब ये वात्या भट्टी होती क्या है, तो यहाँ पे देखो कि जो वात्या भट्टी है ये स्टील की बनी एक संरचना होती है, जिसके आंतरिक भाग में, यानी वात्या भट्टी स्टील की बनी संरचना होती है, यानी स्टील की बनी होती है। जब स्टील की बनी होती है तो इसके आंतरिक भाग में या इसकी भीतरी सतह पर अग्निशह ईंटों का अस्त्र लगा होता है। इस जो वात्या भट्टी की जो ऊंचाई और लंबाई है, यानी इसकी लंबाई या ऊंचाई ये तो होती है 30 मीटर, जबकि इसकी जो चौड़ाई होती है वात्या भट्टी की ये 6 से 8 मीटर होती है। अब यहाँ पे देखो जो वात्या भट्टी है, इस भट्टी में क्या होता है कि वात्या भट्टी में प्रगलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वात्या भट्टी स्टील की बनी होती है, जिसके भीतरी भाग में अग्निशह ईंटों का अस्त्र लगा होता है। ये जो वात्या भट्टी है इसकी ऊंचाई होती है ये तो 30 मीटर, जबकि इसकी जो चौड़ाई होती है ये 6 से 8 मीटर होती है। अब इसमें होता क्या है कि वात्या भट्टी है, इसके ऊपरी भाग पर एक कपनुमा संरचना होती है, और जब कपनुमा संरचना होती है तो इस कपनुमा जो संरचना है या कप कोणी व्यवस्था है, इसके द्वारा चार्ज को क्या किया जाता है, डाला जाता है। अब यहां पे देखो मैंने ट्रम बोल चार्ज, ये जो चार्ज है ये होता क्या है, तो चार्ज वर्जित अयस्क, चूना, पत्थर और कोक इनका मिश्रण होता है। अब जब इनका जो मिश्रण होता है तो चार्ज को जब कप कोण व्यवस्था में क्या होता है, डाला जाता है, या चार्ज को जब वात्या भट्टी में डाला जाता है तो वात्या भट्टी में डालने पर इसमें से कोई भी गैस बाहर नहीं निकलती है, और जब कोई भी गैस बाहर नहीं निकलती है तो होता क्या है कि जब इस वात्या भट्टी के 4 भाग होते हैं, जिनमें ऊपरी भाग होता है यह अपचयन क्षेत्र, दूसरा जो भाग होता है यह उष्मा अवशोषण क्षेत्र जिसको केंद्रीय कक्ष, तीसरा भाग होता है जिसको कहा जाता है संगलित क्षेत्र या गलित क्षेत्र, और चौथा होता है दहन क्षेत्र।
जब वात्या भट्टी में कार्बन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जलाया कैसे जाता है, तो इसमें वात्या भट्टी में निचले भाग में ट्विटर लगे होते हैं। इन ट्विटरों की सहायता से गर्म वायु क्या की जाती है, अंदर प्रवेश कराई जाती है। और गर्म वायु के कारण जब कार्बन जलता है तो कार्बन के जलने से निकलने वाली जो गर्म वायु है उसके निष्कासन के लिए ऊपरी भाग में निकास मार्ग होता है। अब यहाँ पे देखो कि जब ये कार्बन क्या होता है, जब बाहर निकास मार्ग होता है, इसमें वात्या भट्टी में गलित धातु तथा धातुमल है, उनके निष्कासन के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। तो ये तो जो ऊपरी भाग है ये तो धातुमल के निष्कासन, और ये होता है गलित धातु के निष्कासन का मार्ग या गलित धातु मार्ग, और ये क्या होता है, धातुमल मार्ग। तो यहाँ पे देखो इसमें गलित धातु और धातुमल के निष्कासन के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। जो ये वात्या भट्टी है, यह वात्या भट्टी, इस भट्टी में जो ताप है ये ऊपर से निचले भाग की तरफ यानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। वात्या जो भट्टी है, इस भट्टी को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिनमें जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है अपचयन क्षेत्र। अर्थात अपचयन क्षेत्र है ये वात्या भट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, और इस ऊपरी भाग होने के साथ साथ इसका ताप सबसे कम होता है। अपचयन क्षेत्र के बाद में होता है उष्मा अवशोषण या केंद्रीय कक्ष। उसके बाद में तीसरा होता है संगलित क्षेत्र या संगलित क्षेत्र या गलित क्षेत्र। इस संगलित क्षेत्र या गलित क्षेत्र में धातु क्या होता है, गलना प्रारंभ करती है। उसके बाद में दहन क्षेत्र, और दहन क्षेत्र होता है ये वात्या भट्टी का सबसे निचला भाग या सबसे नीचे का भाग, जिसका तापक्रम सबसे अधिक होता है। तो वात्या भट्टी की संरचना के बारे में हमने पढ़ा कि जो भट्टी है ये वात्या भट्टी में प्रज्वलन की प्रक्रिया संपन्न होती है, स्टील की बनी होती है, और इसके भीतरी सतह पर अग्निशय ईंटों का अस्त्र लगा होता है। और अस्त्र लगा होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई या ये तो होती है 30 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई होती है 6 से 8 मीटर होती है। तो यहाँ पे देखो ये वात्या भट्टी की संरचना जो चैप्टर है अपना तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है होल हेराल्ड प्रक्रम। अब ये होल हेराल्ड प्रक्रम होता क्या है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम धातु के शुद्ध धातु यानी शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए होल हेराल्ड प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये होता क्या है, तो होल हेराल्ड प्रक्रम, होल हेराल्ड जो प्रक्रम है इसमें देखो कि शुद्ध जो एल्यूमिना है, शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और उच्च कहे तो इसका जो गलनांक होता है ना ये 2323 केल्विन होता है। अर्थात शुद्ध एल्यूमिना का, शुद्ध Al2O3 का जो गलनांक होता है ना ये 2323 केल्विन होता है। और अत्यधिक ताप होने के कारण इसका विद्युत अपघटन आसानी से नहीं होता है। अर्थात शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक 2323 केल्विन होता है, और 2323 केल्विन होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात ये कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, और जब ये कुचालक पदार्थ की तरह कार्य करता है तो इसका आसानी से विद्युत अपघटन नहीं होता। और जब इसका विद्युत अपघटन नहीं होता है तो इसमें क्रायोलाइट एवं फ्लोस्पार इसमें मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो है क्रायोलाइट, अर्थात इसके गलनांक को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट का जो Na3Al6, और यहाँ पे देखो एक है फ्लोरस्पार। ये फ्लोरस्पार होता है, ये होता है कैल्शियम फ्लोराइड। इस प्रकार ये मिलाने के बाद में इसका जो संगठन हो जाता है Al2O3 प्लस Na3Al6 प्लस CaF2, ये तो होता है 20% प्लस ये 60% प्लस ये 20%।
अर्थात इसमें क्रायोलाइट मिलाने से इसकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से इसका विद्युत अपघटन आसानी से हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि एल्यूमिना में ये मिश्रण मिलाने पर इसका जो गलनांक है ये 2323 केल्विन से घटकर 1173 केल्विन हो जाता है। अब 1173 केल्विन होता है तो 1173 केल्विन होने से इसका विद्युत अपघटन आसानी से हो जाता है, और जब आसानी से होगा तो किस प्रकार से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु है ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखो होल हेराल्ड प्रकरण में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटनी जो सेल है ये क्या है, विद्युत अपघटनी सिद्धांत, अर्थात ये विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो होल हेराल्ड प्रकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघटनी सेल स्टील से बनी एक टंकी नुमा क्या होती है, संरचना होती है। इस टंकी नुमा जो संरचना है उसके भीतरी भाग पर कार्बन का अस्त्र लगा होता है, यानी इसके भीतरी भाग में कार्बन का अस्त्र होता है, और कार्बन का अस्त्र होता है जो कैथोड की तरह कार्य करता है। दूसरा कि इस टंकीनुमा जो संरचना है इसमें ग्रेफाइट की छड़े समानांतर क्रम में ग्रेफाइट, यानी इसमें ग्रेफाइट की छड़े लगी होती है, और ये ग्रेफाइट की जो छड़ है ये ग्रेफाइट की छड़ इसमें एनोड का कार्य करती है। इन ग्रेफाइट की छड़ है उनके समानांतर क्रम में एक विद्युत बल्ब लगा होता है। अब होता क्या है कि मिश्रण क्या है, ये मिश्रण ठंडा न हो इसलिए इसके ऊपर कार्बन का चूर्ण फैला दिया जाता है। जब कार्बन का चूर्ण इसके ऊपर क्या होता है, फैलाते हैं, तो होता क्या है कि इसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, अधिक होने से, और ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विद्युत बल्ब जलने लगता है। ये हो गया होल हेराल्ड प्रक्रम। तो होल हेराल्ड जो प्रक्रम है ये शुद्ध यानी शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन होल हेराल्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक स्टील से बनी टंकीनुमा संरचना होती है जिसके निचले भाग पर एक टूटी युक्त मार्ग होता है। इसमें या अर्थात इसके भीतरी भाग में कार्बन का अस्त्र लगा होता है या कार्बन का लेवल होता है जो कैथोड की तरह कार्य करता है। तो यह हो गया अपना 6 चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 उपसंयोजक यौगिक।